नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश अग्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं वर्तमान राजनीति की और चुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी दल द्वारा किए जाने वाले उस कदम की जिसकी कि सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के एक पहलू होते हैं। दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही देश का लोकतंत्र या यूं कहिए कि आप चुनावी लोकतंत्र जिंदा रहता है। दोनों ही जनप्रतिनिधि होते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं निश्चित तौर पर वो सत्ता में बैठता है और जो लोग कम रह जाते हैं वो विपक्ष में बैठता है। ये लोकतंत्र की एक कहानी रही है, लेकिन मौजूदा समय जैसा लोकतंत्र चल रहा है। इस समय विपक्ष के लिए सत्ताधारी दल कोई भी स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं है। पहले हम सभी लोगों ने देखा होगा कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या विपक्षी दलों की सरकार रही हो, जब विपक्ष के नेता सदन में संबोधन देता था तो निश्चित तौर पर उस समय ऐसा सन्नाटा छाया रहता था कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ पूरे सदन में सुनाई दे। लेकिन आज क्या हो रहा है? सत्ताधारी दल विपक्ष को सदन में कोई आवाज़ उठाने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास एक बहुमत है और बहुमत के बल पर वह न सिर्फ विपक्ष की आवाज़ दबाएगा बल्कि विपक्ष को पक्ष में अगर न्यायालय भी आदेश करेगी तो उस न्यायालय के निर्देश को भी बहुमत के दम पर बदल दिया जाएगा। ये एक लोकतंत्र की नई परिभाषा है जिसको कि आम जनता को ही खत्म करना है। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद एक और विपक्ष के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। 6 दिन के वो रिमांड पर भी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि शराब नीति में हुए घोटाले को आरोप को लेकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल में हैं। संजय सिंह भी 6 माह के करीब से जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल कितने समय तक जेल में रहेंगे आप सभी लोग जान जाएंगे, क्योंकि जो पीएमएलए के तहत ईडी को इतनी शक्तियां मिली हुई हैं कि अगर भले ही कोर्ट चाहे तो वो जमानत नहीं दे सकती जब तक कि ईडी उस पर निष्क्रियता न बरते, यानी कि वो जमानत का विरोध न करे, जैसा कि उसने मुख्य साजिशकर्ता या यूं कहिए कि मुख्य जैसे कि चिनपिंग बताया जाता था कि वो मुख्य किरदार है, उस आदमी को ईडी ने जमानत दिलवा दी, क्योंकि उसने एक दल विशेष को, सत्ताधारी दल को 55 करोड़ का चुनावी चंदा दिया था। जब उसकी गिरफ्तारी 10 नवंबर 2022 को हुई तो घोषणा की गई थी। ईडी ने भी ये बार बार बताया था कि यही शराब का असली साजिशकर्ता है,
दिल्ली लिकर का कांड का। लेकिन जैसे ही उन्होंने 15 तारीख को 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, स्थितियां बदलने लगी और 2023 में करीब 50 करोड़ की अन्य कंपनियों के जरिए, जो कि शरद रेड्डी जिन्हें कि मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा था, वो आज जेल से बाहर है। क्यों बाहर हैं? क्योंकि ईडी चाहती है कि वो बाहर रहें, क्योंकि उन्होंने 55 करोड़ का चंदा सत्ताधारी दल को दिया है। विपक्ष के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? विपक्ष, खासकर मैं कहूँगा कि कांग्रेस, उनके खाते सीज कर दिए गए, जिससे कि वो चुनाव के दौरान अपने खातों से कोई राशि न निकाल सके। अब आप ये जान लीजिए कि एक ही दल यानी कि सत्ताधारी दल पर पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, उद्योगपति उन्हें सहायता भी ज़्यादा करेंगे, जबकि विपक्ष के पास न तो उद्योगपति सहायता करेंगे, अगर इना गिना कोई उद्योगपति सहायता भी करेगा तो ईडी के जरिए उसके खिलाफ इतनी दंडात्मक कार्रवाई होगी ताकि वो आगे चलकर विपक्षी दलों को चुनावी चंदा देने से परहेज करें। एक तरह से ये लोकतंत्र को कुंठित करने की बात है और उस पर, उनके जड़ों पर प्रहार करने की बात, जो कि सत्ताधारी दल ईडी के जरिए कर रहा है। पहले भी उद्योगपतियों से चुनावी चंदा लिया जाता था, लेकिन उसकी एक सीमा थी। आखिर कितनी चुनावी चंदा कोई भी कंपनी या उद्योगपति या व्यक्तिगत कोई दे सकता है, इसके लिए बाकायदा मानक थे। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद निरंतर इस मानकों में परिवर्तन हुआ। अब चाहे कंपनी कोई व्यवसाय न करती हो, कई कंपनियों ने चंदे दिए जो कि अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन मुहैया नहीं करा पाती थी, उनके लिए सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाती थी, उनके फंड के पैसे खाते में जमा नहीं होते थे। लेकिन उन कंपनियों ने करोड़ों की राशि सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी को दी है। तो आप ये मान सकते हैं कि जिस स्वच्छता और पारदर्शिता की बात कह के चुनावी बॉन्ड लाया गया था, उसने कितना यहाँ पे भ्रष्टाचार मचा के रखा है। और ये संस्थाएं जिनका काम कि गलत ट्रांजैक्शन पर रोक लगाना और गलत राशि को खातों में इधर उधर भेजे जाने को लेकर जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो सत्ताधारी के हरकारी बनते जा रहे हैं। इसको लेकर कई ब्लॉग मैंने ईडी को लेकर किए हैं, लेकिन एसबीआई द्वारा यूनिक नंबर सौंपे जाने के बाद निरंतर तय हो रहा है कि पहले ईडी ने चुनिंदा उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई की, और जब उन्होंने करोड़ों के बॉन्ड चुनावी चंदा सत्ताधारी दल यानी बीजेपी को दिया, तो वो ईडी मौन हो गई और उनके जमानत का भी प्रबंध हो गया। जिस प्रकार पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया, उन्हें 13 महीने से जमानत नहीं मिली, लेकिन उसी मामले में एक शराब माफिया, एक शराब का ऐसा व्यवसायी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा की थी कि यही मुख्य किरदार है, और इसी ने आम आदमी पार्टी को करोड़ों की राशि दी है, जब उसको जमानत हो गई। क्यों जमानत होगी? क्योंकि उसने 55 करोड़ की राशि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फंड में जमा कर दी। आज इस प्रकार अगर लोकतंत्र चलेगा तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि विपक्ष बचेगा नहीं। विपक्ष अगर बचेगा नहीं तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि सरकार किसके लिए काम करेगी
जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है, हम दो हमारे दो, यानी कि गुलाबी सूट वालों की ये सरकार होगी और आम जनता विकल्पहीनता की स्थिति में और इधर उधर घूमती फिरती रहेगी। जनता के सामने आखिर क्या विकल्प बचेगा जब उसके पास सही सूचनाएं ही नहीं पहुंचेंगी। अब देखना है कि जनता क्या करती है। दूसरी ओर विपक्ष जो एकजुट होकर लड़ता हुआ दिख रहा है, देखना ये है कि वो विपक्ष सीटों के कसम कस में लड़ता है या एकजुट होकर उस सत्ताधारी दल से जूझता है जिसने कि न सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं को बल्कि चुनाव लड़ने की पूरे सिस्टम पर ही कब्जा कर रखा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।